सोचते हो कि बाज रिश्ते कितने मुकद्दस होते हैं कि जिसका दुनिया में नेमुल बदल नहीं होता। दुनिया में सभी कुछ मिल जाता है, लेकिन माँ बाप और बहन भाई खो जाएं तो फिर नहीं मिलते। मेरी बहन निम्रा भी ऐसे ही वफा की पुतली थी कि जिसने हम बहन भाइयों पर जिंदगी वार दी, लेकिन हमसे इसको बेवफाई के सिवा कुछ भी ना मिला। निम्रा ज़ारा बाजी से 2 बरस छोटी थी, लेकिन अपनी उठान और ऊंचे कद की वजह से उनसे बड़ी लगती थी। सभी उसे बड़ी बहन और ज़ारा बाजी को छोटी बहन समझते थे, और उसने आगे चलकर ये साबित भी कर दिया कि वो वाकई बड़ी थी। दुनिया में माँ बाप बहन भाई के अलावा भी प्यार के रिश्ते होते हैं, लेकिन बदकिस्मती से हम उन प्यारे रिश्तों से महरूम रहे। उसकी वजह ये थी कि हमारे वालिदैन ने आपस में मोहब्बत की शादी की थी। पहले तो दोनों ने अपने अपने वालिदैन को मनाने की बहुत कोशिश की, फिर भी वालिदैन ना माने तो उन्होंने अपनी मर्जी से शादी कर ली। इस तरह हम दादा दादी, नाना नानी और उनसे वाबस्ता सभी प्यारे रिश्तों से महरूम रह गए। दादा ने अब्बा जान को आग कर दिया और नाना ने कह दिया कि आज से सनोबर हमारे लिए मर गई, अब ना कभी हम उसका मुंह देखेंगे और ना वो हमारे घर आएगी। और हुआ भी यही, उन्होंने उम्र भर के लिए हमसे नाता तोड़ लिया था। अब्बा एक अच्छे ओहदे पर थे, उनको किसी किस्म की माली परेशानी ना थी। अपनी मोहब्बत और खुशी पाकर नई जिंदगी में दिल लगा लिया और मसरूर व मगन हो गए। उन्होंने भी पलट कर फिर अपनों की तरफ ना देखा। आपा ज़ारा पैदा हुई तो जिंदगी और खूबसूरत हो गई। 2 साल बाद निम्रा, फिर भाई और फिर सनिया दुनिया में आ गए। यूं मेरे वालिदैन की जन्नत मुकम्मल हो गई। हमारे आ जाने से उनकी हयात में 4 चांद लग गए। हम चारों माँ बाप के जिगर के टुकड़े थे। एक दिन अम्मी अब्बा एक शादी में शिरकत करने जा रहे थे कि उनकी कार का ट्रक से एक्सीडेंट हो गया। वो जाँ बहक हो गए। हम चारों बच्चे घर में थे सो बच गए, लेकिन माली बिना क्या बाप और माँ बाप बिना क्या औलाद। इन दिनों ज़ारा बाजी मैट्रिक में, मैं 7वीं में, जबकि निम्रा 9वीं जमात में थी। भाई भी ज़ेरे तालीम थे। ज़ारा बाजी की मंगनी मेरे वालिद अपने एक दोस्त के बेटे से कर गए थे, लिहाजा मैट्रिक करते ही उनकी शादी हो गई। उन्होंने सोचकर शादी कर ली कि वो अपने शौहर और ससुराल वालों के ताउन से हम लोगों की ज्यादा देखभाल कर पाएंगी। कुछ दिन तक उनके शौहर और ससुराल वालों ने हमारी देखभाल की, खर्चे में भी मददगार हुए। लेकिन जब मेरे बहनोई असद को कनाडा जाने का चांस मिला तो वो हमें अल्लाह के आसरे पर छोड़कर दियारे गैर चले गए। अब हमें देखने वाला कोई ना था। निम्रा मैट्रिक कर चुकी थी, उसे आगे पढ़ने का बहुत शौक था, लेकिन हालात ने इजाजत ना दी। सो निम्रा ने नौकरी के लिए भागदौड़ शुरू कर दी। उसकी एक क्लास फेलो की बड़ी बहन स्कूल की हेडमिस्ट्रेस थी। उस लड़की की सिफारिश पर उनको स्कूल में टीचर की मुलाजमत मिल गई। हमारा चूल्हा फिर से जलने लगा। दिन गुजरते गए। असद भाई ने मैट्रिक करके कॉलेज में एडमिशन ले लिया। मैंने और सनिया ने भी मैट्रिक कर लिया। निम्रा अपनी शादी का ख्याल दिल से निकाल कर हमारी फिक्रों में गलता रहने लगी। उसने अपनी जिंदगी हम दोनों बहनों और असद भाई के लिए वक्फ कर दी। निम्रा हमारा बहुत ख्याल रखती थी, लेकिन हम अपने आप में मगन थे। हम निम्रा की तरफ से गाफिल रहने लगे थे। अगर वो बीमार हो जाती तो परवाह ना करते। वो बिस्तर में पड़ी रहती, हम पानी का भी ना पूछते। वो आवाज देकर कोई काम बताती तो ना गवारी से कर देते। वो किसी बात पर टोक देती तो कई कई दिनों तक उससे बात ना करते। वो खाना ना खाती तो हमें परवाह ना होती। एक रात भाई शब भर घर ना आया। निम्रा बहुत परेशान थी। अगले दिन वो भाई को समझाती रही कि घर में हम बहनें अकेली होती हैं, तुम रात को घर आ जाया करो। रात को घर से बाहर रहने की आदत अच्छी नहीं होती। असद पर बहन के समझाने का कोई असर नहीं हुआ, बल्कि अब तो वो अक्सर रातों को घर से बाहर ही रहने लगा था। आखिर एक रात वो शराब पीकर घर आ गया तो निम्रा से जब्त ना हो सका। उसने गुस्से में आकर उसको एक थप्पड़ रसीद कर दिया। फिर क्या था, असद ने तो आसमान सर पे उठा लिया। सनिया भी उसके साथ मिल गई और बड़ी बहन के मुकाबले आकर बोली, तुम कौन होती हो भाई को रोकने वाली। निम्रा उन दोनों को देखती रह गई। दुख से कहा, मैं तुम्हारी वो बहन हूँ जिसने तुम लोगों की खातिर अपनी खुशियां, आराम, हत्ता की जिंदगी कुर्बान कर दी है, और आज तुम पूछती हो कि मैं कौन होती हूँ। एहसान मत जतलाओ। ठीक है, कल से हम बहन भाई घर छोड़कर चले जाएंगे। तुम हमको कमा कर खिलाती हो तो उसका ये मतलब नहीं कि तुम हम पर हाथ उठाओ। रात भर निम्रा रोती रही। सुबह उसको बुखार ने आ लिया। वो स्कूल भी ना जा सकी। फिर भी हमारा नाश्ता पकाने को उठी। देखा कि असद ब्रीफकेस लेकर जा रहा है तो भाई को पुकारा, असद कहाँ जा रहे हो? जवाब मिला, हॉस्टल। क्यों, घर में होते हुए हॉस्टल क्यों? उस पर सनिया ने कहा कि मैं भी हॉस्टल जा रही हूँ। अब इस घर में कौन सी इज्जत मिलने वाली है? हर वक्त नसीहत, रोक टोक, ताने।
अब तो नौबत मार तक आ पहुंची है। असद मत जाओ, तुम्हारे सिवा हमारा कौन है? मैंने तुमको माँ की तरह प्यार दिया है, पाला है, आज अपने पाँव पर खड़े हो गए हो तो ये सिला दे रहे हो। मगर वो बहन को रोता छोड़कर घर से निकल गया और फिर ना लौटा। उस वक्त तो मैं और सनिया कॉलेज चले गए, लेकिन वापस आकर वो उठते बैठते उसको ताने देने लगी कि तुमने ही भाई को घर से निकाला है, तुम हमारी दुश्मन हो। अब सनिया हर वक्त मुझको उकसाती कि तुम निम्रा आपी को छोड़ दो और मेरा साथ दो ताकि हम कोई घर किराए पे ले लें, इस तरह हम अपने भाई असद को इधर उधर भटकने से रोक सकेंगे। मैं अकेली कदम नहीं उठा सकती थी, तुम साथ दोगी तो हम ऐसा कर सकेंगे। मैंने एक दो बार कहा भी कि निम्रा को हम सबने छोड़ दिया तो वो बिल्कुल अकेली पड़ जाएगी। वो कहती अकेली क्यों, अपने घर में ही तो रह रही है, यहाँ आस पड़ोस में सब वाकिफकार हैं, उसका ख्याल रखते हैं, लेकिन हमारे भाई का कौन ख्याल रखेगा, वो तो ज्यादा भटक जाएगा। यूं मैं सनिया की बातों में आ गई और निम्रा को छोड़कर सनिया के साथ चली गई। उसने एक सहेली को कॉलेज में अपनी दास्तान दुख भरी बनाकर इसके दिल में हमदर्दी जगा ली थी। उसकी वस्ताद से उनका घर खाली मामूली किराए पर ले लिया और असद भाई से राब्ता करके उसको घर आने को कहा। असद की उस वक्त माकूल मुलाजमत थी, वो किराया दे सकता था। इस तरह भाई हम बहनों के साथ आकर रहने लगा, लेकिन यहाँ वो सिर्फ दोपहर का खाना खाने आता था, वरना बाहर ही रहता था। रातें अपनी शराबी दोस्तों के साथ गुजारता था। सनिया पहले तो भाई की फिक्र करती थी, जब वो सीधी राह पर ना आया तो उसे ये फिक्र लाक हो गई कि असद नौकरी से निकाल दिया जाएगा, क्योंकि वो रातों को जागने की वजह से सुबह सवेरे बेदार होने से कासिर था। आए दिन अपनी ड्यूटी से गैर हाजिर रहता था। सनिया ने सहेली को हालात बताए और खुद नौकरी की ख्वाहिश जाहिर की। उसकी सहेली काफी आजाद ख्याल थी। उसने सलाह दी, फिलफौर नौकरी का मिलना तो मुश्किल है, अलबत्ता तुम खूबसूरत हो, अगर मॉडलिंग कर लो तो कामयाब रहोगी और पैसा भी खूब कमाओगी। वो उसकी बातों में आ गई और यूं आजाद माहौल में फंस गई। जब इज्जत के लाले पड़ गए तो सनिया को होश आया और निम्रा की याद आई। उधर निम्रा घर में अकेली तन्हाई की आग में जलती रही और अपने बहन भाइयों को याद करके रोती। मैंने सनिया को सलाह दी कि तुम निम्रा बाजी से सुलह कर लो और उनके पास चलते हैं, मगर वो ना मानी। कहने लगी अब किस मुंह से वहां जाएं, हम तो उनसे लड़कर आ गए हैं। मैं किसी और तरफ किस्मत आजमाती हूँ, कहीं ना कहीं तो नौकरी मिल जाएगी। और कुछ माह इधर उधर भटकती रही। इन दिनों मैं अपनी ग्रेजुएशन मुकम्मल करने में लगी थी। निम्रा बाजी ने अम्मी का जेवर हम दोनों बहनों में बांट दिया। मैंने अपने हिस्से का जेवर बेचकर एफएससी की। असद भाई की तरह सनिया के मुस्तकबिल का भी कुछ पता ना था। घर का बोझ मुझको ही संभालना था। सनिया मुलाजमत के चक्कर में एक बड़े आदमी के हत्थे चढ़ गई, जिसने उसका सौदा एक ऐसे शख्स से कर दिया जो उसको लेकर बैरून मुल्क जा रहा था। जब मुझे इस अम्र की सुनगुई हुई तो मैंने भाग दौड़ करके एक पड़ोसी के जरिए सनिया को इन बदमाशों के चुंगल से निकाला। वो इतना डर गई थी कि अब घर से बाहर कदम ना रखती थी। उधर असद कसरत शराब नोशी के सबब बीमार पड़ गया। मैं उसको एक दिन जबरदस्ती अस्पताल ले गई, जहां मेरी मुलाकात एक नर्स से हुई। उसका नाम लैला था। उसकी जिंदगी भी मेरी बहन निम्रा जैसी थी। उसने हमारा दर्द महसूस किया और मुझे अपनी छोटी बहन बना लिया। भाई की नौकरी छूट गई और वो बहुत कमजोर हो गया था। मैं मकान का किराया ना दे सकती थी। लैला ने मुझे अपनी ज़ारा बाजी से बात करने का मशवरा दिया और राब्ता करा दिया। ज़ारा बाजी ने कहा कि मैं ना तो पाकिस्तान आ सकती हूँ और ना आप लोगों को बुला सकती हूँ, क्योंकि यहाँ के कानून और तरह के हैं। अभी हम लोगों को शहरियत भी नहीं मिली है, इसके लिए 3 साल मजीद रहना होगा। मैं और मेरे शौहर दोनों मुलाजमत करते हैं, लिहाजा मेरा आना भी मुमकिन ना है। अलबत्ता कुछ रकम तुमको भिजवा सकती हूँ। लैला बाजी ने मशवरा दिया कि तुम अपनी बाजी का आसरा मत करो, बल्कि खुद अपने पाँव पर खड़ी हो जाओ। मैं यहाँ सीनियर नर्स हूँ। आजकल नर्सों की ट्रेनिंग के लिए असामियाँ खाली हैं। इस मौका का हाथ से मत जाने दो, नर्सिंग कर लो, आने वाले हालात की संगीनी को महसूस करो। मैंने उनकी बात मान ली, जबकि मैं तो डॉक्टर बनने के ख्वाब देख रही थी। उधर असद का इलाज जारी था कि मालिक मकान ने हमसे घर खाली करा लिया। लैला बाजी ने हमको आर्जी तौर पर अपने क्वार्टर का एक कमरा दे दिया, जहां वो माँ बेटी ही क्वार्टर में रहती थी। उनका बेटा उनको छोड़कर कहीं चला गया था। लैला की माँ असद का ख्याल रखती थी। लैला भी मेरे भाई का बहुत ख्याल रखती थी और उसकी एक बड़ी बहन की तरह खिदमत करती। प्यार से बात करती तो असद को निम्रा की याद सताने लगती। अब उसका एहसास जागा कि उसकी बहन ने कितने दुख उठाकर उसे किस काबिल बनाया था और वो उसकी खैर खबर से भी गाफिल था। एक दिन लैला और मैं असद को डॉक्टर के पास ले गए तो वहां हमने निम्रा को देखा, जो बीमार थी और दवा लेकर जा रही थी। हम दोनों ही उसको देखकर तड़प गए। मैंने भाई से कहा, चलो हम अपनी बहन के पास चलते हैं, उससे माफी मांग लेते हैं। ऐसा मत करना, वो तो खुद इतनी लागर हो रही है, मुझको इस हाल में देखेगी तो सदमे से गिर पड़ेगी। उसको जाने दो, जब मैं ठीक हो जाऊंगा तो हम दोनों उसके पास चलेंगे और माफी मांग लेंगे। असद को ठीक होते होते भी साल लग गया। बिलाखिर एक रोज मैं उसको बताए बगैर ही निम्रा से मिलने चली गई।
کیونکہ آج مجھ کو اس کی یاد بہت بری طرح ستا رہی تھی۔ جب سے اسے بیماری سے تنہا نبرد آزما دیکھا تھا مجھ کو چین نہ آتا تھا۔ میں نے دروازہ کھٹکھٹایا جو اندر سے بند تھا۔ کوئی جواب نہ آنے پر پڑوس میں جا کر پتہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ نمرا کافی دنوں سے بیمار تھی۔ ہفتہ بھر سے ہم نے اس کو دیکھا اور نہ ملاقات ہوئی۔ میں نے کافی دیر دستک دی ہے، اندر سے جواب نہیں ملا۔ اچھا میں چل کے دیکھتی ہوں۔ پڑوسن میرے ساتھ آئی اور اس نے بھی دیر تک دروازہ بجایا مگر نمرا نے نہ کھولا۔ دوپہر کا وقت تھا، ہم کو تشویش ہوئی۔ میں اپنے لڑکے کو بھیجتی ہوں، وہ چھت سے آپ لوگوں کی چھت پر کودے گا اور دیکھے گا کہ کیا معاملہ ہے۔ ان کا لڑکا جو 15-16 برس کا تھا وہ اپنی چھت سے ہماری چھت پر گیا اور وہاں سے زینے کے ذریعے صحن میں آ پہنچا۔ نمرا کے کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ نمرا بستر پر سو رہی تھی۔ لڑکے نے گھر کے اندر سے بیرونی دروازہ کھولا۔ میں اور اس کی والدہ اندر گئی۔ اپنے کمرے میں میری بہن بستر پر ایسے لیٹی تھی جیسے سو نہ رہی ہو بلکہ نیم کھلی آنکھوں سے ہم کو دیکھ رہی ہو۔ میں قریب گئی، اس کو ہلایا تو مجھے احساس ہوا کہ وہ زندہ نہیں ہے۔ پڑوسن سے کہا آپ دیکھیے۔ انہوں نے ہلایا جلایا اور بولی یہ اب زندہ نہیں ہے۔ یہ سن کر میرا بدن ٹھنڈا پڑ گیا۔ مجھے لگا کہ کسی نے میرے ہاتھوں پیروں سے جان کھینچ لی ہو۔ مجھ کو اپنے کانوں اور آنکھوں پر اعتبار نہ آ رہا تھا۔ ڈاکٹر کو بلایا گیا۔ اس نے بتایا کہ صرف 14 گھنٹے قبل ہی ان کا انتقال ہوا ہے۔ گویا میں اگر ایک روز پہلے آ جاتی تو ان سے ان کی زندگی میں ہی مل لیتی، لیکن مجھ کو بھی آنے میں دیر لگی۔ بھائی ان کو زندہ نہ پا سکا لیکن کندھا دینے آیا۔ پھر سنیا بھی روئی اور ہاتھ ملتی آ گئی۔ زارا باجی کو فون کیا، وہ آ گئیں۔ تب تک نمرا کو دفنایا جا چکا تھا۔ آج اسد، سنیا اور میں اپنی پیاری بہن کو یاد کر کے روتے ہیں۔ پڑوسی جب ہمیں روتا دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں پہلے وفا نہ کی اور اب روتے ہیں۔ سچ ہے، اولاد سے وفا ممکن نہیں، پھر بھلا بھائی بہن وفا کب کرتے ہیں؟ ہم نے تو جس کو بھی بھائی بہنوں کے پیچھے زندگی خراب کرتے دیکھا اس کی زندگی آخر خراب ہی ہوئی، یہاں تک کہ وہ مٹی میں جا ملے۔ اگر آپ کو ہماری سٹوری اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ شکریہ۔